आज की कक्षा में पुनः स्वागत है बच्चों। मैं छाया रावत। आज मैं आपको रघुवीर सहाय द्वारा रचित कविता कविता की वाणी समझाऊंगी, जो इन दिनों संग्रह से ली गई है। तो सबसे पहले हम कुंवर नारायण जी के जीवन पर प्रकाश डालते हैं। कुंवर नारायण जी का जन्म सन 19 सितंबर 1927 उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं चक्रव्यूह, जो 1956 में हुई, प्रकाशित हुई। परिवेश, हम तुम, अपने सामने कोई दूसरा नहीं, इन दोनों ये काव्य संग्रह है। आत्मजयी प्रबंध काव्य है। आकारों के आसपास कहानी संग्रह है। आज और आज से पहले ये समीक्षा है। मेरे साक्षात्कार सामान्य कविता है। प्रमुख पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आशान पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान। गर्द से ढकी हर पुरानी किताब खोलने की बात कहने वाले कुंवर नारायण ने सन 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत की। उन्होंने कविता के अलावा चिंतन परक लेख, कहानियां और सिनेमा तथा अन्य कलाओं पर समीक्षाएं भी लिखी हैं। किंतु कविता की विधा को उनके सृजन कर्म में हमेशा प्राथमिकता प्राप्त रही है। नई कविता के दौर में जब प्रबंध काव्य का स्थान प्रबंधत्व की दावेदार लंबी कविता लेने लगी, तब कुंवर नारायण ने आत्मजयी जैसा प्रबंध काव्य रचकर भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की। भाषा और विषय की विविधता उनकी कविताओं के विशेष गुण माने जाते हैं। उनमें यथार्थ का खुरदरापन भी मिलता है और उनका सहज सौंदर्य भी। सीधी घोषणाएं और फैसले उनकी कविता में नहीं मिलते, क्योंकि जीवन को मुकम्मल तौर पर समझने वाला एक खुलापन उनके कवि स्वभाव की मूल विशेषता है। इसलिए संशय, संभ्रम, प्रश्नाकुलता उनकी कविताओं के बीज शब्द हैं। तो देखते हैं कविता के बहाने। कविता के बहाने जो इन दिनों संग्रह से ली गई है। आज का समय कविता के वजूद को लेकर आशंकित है। शक है कि आंतरिकता के दबाव से कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा। ऐसे में यह कविता कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का एक अवसर देती है। कविता के बहाने यह एक यात्रा है जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की है। एक ओर प्रकृति है तो दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा। कहने की आवश्यकता नहीं कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है। फूल के खिलने के साथ उसकी परिणति निश्चित है, लेकिन बच्चे के सपने असीम हैं। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता। कविता भी शब्दों का खेल है और शब्दों के इस खेल में जड़ चेतन, अतीत, वर्तमान, भविष्य सभी उपकरण मात्र हैं। इसलिए जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी, वहाँ सीमाओं के बंधन खुद व खुद टूट जाते हैं। वो चाहे घर की सीमा हो, भाषा की सीमा हो, या फिर समय की ही क्यों ना हो। तो कविता का वाचन करते हैं। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। कविता की उड़ान। तो कविता चिड़िया की उड़ान को देखकर नई नई कविताएं प्रस्तुत करती है। वह स्वयं भी उड़ान भरती है। जिस प्रकार चिड़िया आकाश में उड़ान भरती है, तो ऐसा लगता है मानो कविता भी चिड़िया को देखकर उड़ान भर रही है। उसमें नए नए भाव, नए नए रंग, नए नए विचार आते हैं। कविता की उड़ान इतनी ऊंची होती है कि बेचारी चिड़िया उसका ओर छोर नहीं जान पाती। इसलिए कहा कि कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। क्यों? क्योंकि कविता की जो उड़ान है वो लोगों के अंतर मन तक पहुंचती है, और जो चिड़िया की उड़ान है वो आकाश में विचरण करती है, लेकिन मनुष्य के अंतर मन तक वो नहीं पहुंच पाती है। इसलिए कहा है कि कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। तो चिड़िया की समझ से परे है।
कविता न केवल घर के भीतर होने वाली गतिविधियों पर लिखी जाती है, बल्कि बाहर के संसार को भी व्यक्त करती है। कविता मन में पलती है और बाहर की जो गतिविधियां उनको देखकर भी लिखी जाती है। वह कभी इस घर के बारे में लिखी जाती है, तो कभी उस घर के बारे में लिखी जाती है। कभी घर में बैठकर लिखी जाती है, तो कभी बाहर भी लिखी जा सकती है। आशा यह है कि कविता में घर घर की कहानी वर्णित होती है। कविता किस प्रकार कल्पना के पंख लगाकर सब जगह घूम जाती है, यह उस बेचारी चिड़िया भी समझ की चिड़िया के समझ से परे है। वो बेचारी चिड़िया भी नहीं समझ पाती है। आशा यह है कि प्रकृति ससीम है, किंतु कविता का क्षेत्र अनंत है, असीम है। तो इस कविता में हम इन पंक्तियां जो हमने पढ़ी हैं, इसमें से हम भाव सौंदर्य देखते हैं। तो सबसे पहले भाव सौंदर्य और या फिर पूरा काव्य सौंदर्य के बारे में हम वर्णन करें तो कविता और चिड़िया की उड़ान की तुलना मनोरम बन पड़ी है। कवि ने चिड़िया की लाचारी और बेचारगी दिखाकर कविता की उड़ान की महिमा गाई है। कविता की उड़ान भला चिड़िया का क्या जाने में काकू बकरोक्ति है। इसमें चिड़िया की सीमितता का तिरस्कार किया गया है। यह कविता ना तो गेय है, ना छंदबद्ध है। इसमें तुकांतता और भाव की लय का अनूठा योग है। बहाने जाने माने की तुक से कविता में प्रभाव आ गया है। भाषा अत्यंत सरल, सुगम, प्रवाहमयी है। कविता का यहाँ मानवीकरण कर दिया गया है। कविता के पंख लगाने, कविता के पंख लगा, तो यहाँ कविता के पंख लगाने में रूपक अलंकार है। बाहर भीतर, इस घर उस घर, इनमें र वर्ण की आवृत्ति है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। इसमें चिड़िया की उड़ान को कविता की उड़ान के सामने तुच्छ बताया गया है, अतः व्यतिरेक अलंकार है। चिड़िया क्या जाने में जो अनंत तिरस्कार है वह मनोरम है। कविता आरूप है, काल्पनिक है। चिड़िया प्रत्यक्ष है और साकार है। इन दोनों की तुलना मनोरम बन पड़ी है। अगली पंक्तियां देखिए। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर, इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। महकना यानी सुगंध बिखराना। कवि कहता है कविता फूलों को खिलता हुआ देखकर खिलती है, पल्लवित होती है, पुष्पित होती है। उसमें नए नए रंग, भाव और सौंदर्य भर आते हैं। परंतु फूल बेचारा ससीम है, उसकी एक सीमा है, उसकी एक परिणति है। लेकिन कविता असीम है। भले ही कविता फूल को देखकर खिलती है, पुष्पित होती है, पल्लवित होती है, लेकिन फिर भी फूल बेचारा ससीम है। वह कविता को सुगंध और सौंदर्य से तो भर देता है, किंतु कविता के खिलने को समझ नहीं पाता है। उसका बोध सीमित है। फूल तो बेचारा एक दिन गंध रहित भी हो जाता है, खिलता है और मुरझा जाता है, खुशबू बिखेरता है और गंध रहित भी हो जाता है, किंतु कविता किस प्रकार बिना मुरझाए महकती रहती है, वह खिलती रहती है। वह घर के भीतर और बाहर, हर घर द्वार पर अपनी भाव सुगंध बिखराती रहती है। इस बारे में बेचारा फूल कुछ नहीं जान पाता है। वह तो बस सुगंध से भरना और एक दिन झड़ जाना, इतना ही जानता है, क्योंकि फूल खिलता है, अपनी खुशबू चारों ओर बिखेरता है, लेकिन एक दिन मुरझा जाता है और सुगंध भी उसकी समाप्त हो जाती है। लेकिन कविता की जो सुगंध है, कविता हमेशा खिलती रहती है और उसकी सुगंध अनंत काल तक महकती रहती है, कभी समाप्त नहीं होती है। जिस प्रकार आपने देखा होगा कि 400 वर्ष पूर्व
रामचरितमानस की रचना हुई थी, लेकिन जब आज भी हम उसका वाचन करते हैं तो उसमें वही आनंद की प्राप्ति होती है जो कई वर्ष पहले होती थी। तो उसकी खुशबू, उसकी सुगंध, भाव रूपी सुगंध कभी समाप्त नहीं होती है। अब हम इसका भाव सौंदर्य देखते हैं तो कविता और फूल की तुलना बहुत मनोरम बन पड़ी है। कविता की तुलना में फूल कितना बेचारा है, ससीम है। कविता कैसी अनंत है, यह दिखाने में कवि पूर्णतः सफल है। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने में काकू बक रोकती है। इसमें फूल की बेचारगी का तिरस्कार है। शिल्प सौंदर्य देखें तो फूल क्या जाने में मानवीकरण का भी पुट है। फूल से मानव की तरह ज्ञान की अपेक्षा की गई है, इसलिए मानवीकरण अलंकार दृष्टिगोचर होता है। यह कविता ना तो गेय है ना छंदबद्ध है, इसमें तुकांतता और भाव की लय का अनूठा योग है। बहाने जाने माने की तुक से कविता में प्रभाव आ गया है। भाषा अत्यंत सरल, सुगम और प्रवाहमयी है। बाहर भीतर, इस घर उस घर, पुनः रा की आवृत्ति है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने में लौक की आवृत्ति है, इसलिए यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार होगा। अंतिम पंक्तियां देखते हैं। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। कवि कहते हैं कविता में भी बच्चों के खेलों को देखकर कवि शब्द कीड़ा करता है। वह शब्दों के, भावों के, विचारों के नए नए खेल खेलता है। जिस प्रकार बच्चे अनेक अनेक खेल खेलते हैं, उसी प्रकार कवि भी शब्दों, भावों, विचारों के नए नए खेल खेलता है। जिस प्रकार बच्चे खेल खेलते हुए कभी घर में जाते हैं, कभी बाहर भागते हैं, वे कभी इस घर में जाते हैं, कभी उस घर में जाते हैं, सभी घरों में समान रूप से खेल खेलते हैं। उनके मन में अपने पराये का किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है। वो खेल खेल में सभी को अपना बना लेते हैं। वे सब घरों को एक करके क्या कहना चाहते हैं, ये तो बच्चे ही जाने। उन्हीं बच्चों के अनुसार कवि कर्म भी एक खेल है, शब्दों का खेल। कवि शब्दों के माध्यम से अपने मन के भीतर बाहरी संसार के, अपनों के, परायों के, सब घरों के मनोभावों को वाणी देता है, शब्द देता है। वह सबको समान मानकर उनकी भावनाओं को व्यक्त करता है। और दूसरी प्रकार से अगर हम देखें तो कविता को हर प्रकार के व्यक्ति पढ़ते हैं, हर जाति, हर धर्म के व्यक्ति पढ़ते हैं और हर घर में कविता पहुंचती है। तो कविता में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। उसी प्रकार जिस प्रकार बच्चों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता, जिस प्रकार बच्चे के जो सपने हैं वो असीम होते हैं, उसी प्रकार कविता भी असीम होती है, इसकी कोई सीमा नहीं होती है। इसलिए बच्चों से कविता की तुलना सुंदर बन पड़ी है। अब हम यहाँ भाव सौंदर्य स्पष्ट करते हैं तो इस पंक्ति में बच्चों में पाई जाने वाली स्वाभाविक आत्मीयता, एकता और निष्पाप दृष्टि का सम्मान किया गया है। बच्चा ही जाने शब्द प्रयोग में बताया गया है कि बच्चे और कवि दोनों सोच विचार कर अभेद नहीं दर्शाते, यह तो उनका सरल स्वभाव होता है। कवि ने बच्चों की कीड़ा और कवियों की कीड़ा दोनों को समान रूप से सम्मान दिया है। दोनों अपने पराये का भेद भूलकर आनंद कीड़ा करते हैं। इन पंक्तियों से जाहिर होता है कि कविता और बच्चे सभी को एकता के सूत्र में आबद्ध करना चाहते हैं। भाव सौंदर्य के बाद हम शिल्प सौंदर्य देखते हैं। तो यह कविता ना तो गेय है ना छंदबद्ध है,
इसमें तुकांतता और भाव की लय का अनूठा योग है। बहाने जाने माने की तुक से कविता में प्रभाव आ गया है। भाषा वही अत्यंत ही सरल, सुगम और प्रवाहमयी है। बाहर भीतर, इस घर उस घर में र की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। बच्चों के बहाने में अनुप्रास अलंकार है। आप ये कविता समाप्त होती है। धन्यवाद।